हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण या लक्षण या विशेषताएं, ठीक है। और इसके बाद फिर आप लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। तो कल की वीडियो में जैसा कि आपने पढ़ा था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है और विद्युत रासायनिक श्रेणी को किस प्रकार से ट्रिक के द्वारा आप सभी लोग याद करोगे, ठीक है। तो मैंने कल का जो लेक्चर किया था उस लेक्चर को थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग सुनिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने बताया था वह श्रेणी जिसमें धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा गया है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और मैंने बताया था यदि ये परिभाषा आपको याद नहीं रहे तो आप क्या करेंगे, इसकी जो अथवा वाली परिभाषा है उसको याद करेंगे। इसकी अथवा वाली जो मैंने परिभाषा बताई थी वो क्या थी, वो ये परिभाषा थी कि वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी को बताया था संक्षेप में ECS कहते हैं। क्या बताया था? संक्षेप में ECS कहते हैं। ECS का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक। और मैंने बताया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने की मैंने जो ट्रिक बताई थी वो क्या ट्रिक थी? वो ट्रिक थी लिक बांसर काना मग अलमंजन कृफे कड कोनी सन पब H2 कोई हज अजबर पिटक्लॉप, ठीक है। मैंने इसका नाम भी बताए थे एलिमेंट के, एक बार पुनः सुन लीजिए क्विक रिवीजन में। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, इसके बाद कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, इसके बाद है लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, मरकरी, सिल्वर, ब्रोमीन, प्लेटिनम, क्लोरीन, ठीक है। मैंने ये बताया था। तो इनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है और रिपीट करके याद करना है तो याद हो जाएगा। थोड़ा अजीब टाइप की ट्रिक है बट आपको याद हो जाएगी। जब आप रिपीट करेंगे, एक दो बार रिपीट करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। और यदि याद नहीं होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना, तो मैं इसकी दूसरी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण या लक्षण या विशेषताएं। तीनों एक ही बात होती है। गुण पूछे जाएं तब भी वही बात है, लक्षण पूछे जाएं तब भी वही बात है, विशेषताएं पूछी जाएं तब भी वही बात है। तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण या लक्षण या विशेषताएं, ठीक है। क्या हेडिंग है? विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण या लक्षण या विशेषताएं, ठीक। आप लोग लिख लेना। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप लोग ये हेडिंग लगा लीजिए। और इनके गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे भी चांस हैं इसके, ठीक है, ठीक है। तो अब सुनिए इसका गुण पहला क्या है। पहला गुण में आप लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल यहाँ समझाऊंगा, आप सभी लोग श्रेणी को ध्यान रखना। इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत रासायनिक श्रेणी के एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आप सभी लोग श्रेणी को याद कर लें। यदि याद नहीं है कॉपी में लिखी होगी उसको देखते जाएं, ठीक है। तो हम इसका पॉइंट बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए और अपनी कॉपी में लक्षण नंबर 1 लिख लीजिए। क्या है सुनिए। ECS श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जबकि ECS में हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। एक बार पुनः इसको सुन लीजिए, आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। ECS में
हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो आप इस गुण को कॉपी में लिख लें। मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ समझा दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल जो मैंने गुण लिखा है उसी के अनुसार समझा दे रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लो मैं एक धातु ले रहा हूँ ACS श्रेणी की Zn, इसके बाद में मैं एक धातु ले रहा हूँ Fe, और मैं अम्ल में ले रहा हूँ H2SO4, और यहाँ भी H2SO4, और इसमें जो और धातु हैं वो आपकी हैं Hg और Cu, Hg और Cu। ठीक है, और इसके साथ भी H2SO4 क्रिया है, इसके साथ भी H2SO4 की क्रिया है। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। तो मैंने धातु में क्या लिया, इसमें जिंक धातु है, और अम्ल में मैंने क्या लिया है, H2SO4 है। अब आपको मैंने बताया है कि ACS श्रेणी जो है आपकी है, ACS श्रेणी में जो जिंक और Fe धातु हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर रखी हैं। जिंक और Fe धातु जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर रखे हैं, तो ये धातुएं क्या करेंगी, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील हैं, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। क्या बनाएंगी, Zn, इसको हटाकर SO4 के साथ जुड़ जाएंगी, तो ZnSO4 और H2 जो है वो आपका गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। यही प्रोसेस इसमें होगी। क्या होगा बताइए, इसको ये हटा देगा, विस्थापित कर देगा, क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा FeSO4 और H2 ये बाहर निकल जाएगा गैस के रूप में। ठीक, तो ये दोनों जो धातु हैं Fe और Zn, ये कहाँ रखी हैं, ACS श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इनकी दोनों की क्रियाशीलता जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों धातुएं जो हैं वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगी, विस्थापित कर देंगी। ठीक है, विस्थापित करने के बाद में SO4 के साथ स्वयं जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट और FeSO4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। तो अब सुनिए ध्यान से, Hg और Cu, ये दोनों धातुएं जो हैं वो हाइड्रोजन से नीचे रखी हैं, तो ये दोनों धातुएं हाइड्रोजन से नीचे रखी हैं ACS श्रेणी में, तो ये कम क्रियाशील हैं दोनों धातुएं, किससे, हाइड्रोजन से, तो ये Hg और Cu इन हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील हैं। समझ भाई, तो कम क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं कर सकता है, तो ये वाला क्या होगा आपका, नो रिएक्शन। ठीक है, आगे रिएक्शन होगा नहीं। और जो सेकंड 4th नंबर वाला है ये भी इसमें क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन, क्योंकि जो Hg और Cu धातु हैं वो हाइड्रोजन से कहाँ है, नीचे रखी हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी, इसलिए आगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसके बाद में जो Zn और Fe धातु हैं ये हाइड्रोजन से ऊपर रखे हैं और ये हाइड्रोजन को विस्थापित करके SO4 के साथ जुड़ जाएंगे, जिससे रिएक्शन कैसा हो जाएगा, संभव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पहला लक्षण है। जैसा मैंने लक्षण लिखाया है उसी के हिसाब से इसका एग्जाम्पल आपको समझा दिया है। तो अब सुनिए इसका दूसरा लक्षण क्या है, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका दूसरे लक्षण की बात करते हैं। तो इसका आप सेकंड लक्षण डाल लीजिए। इसका सेकंड लक्षण क्या, सुनिए ध्यान से, इसमें क्या है, मरकरी तथा इससे नीचे रखे धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने पर ये अपघटित हो जाते हैं। ACS श्रेणी में मरकरी तथा इससे नीचे रखे धातुओं को ऑक्साइड को आप गर्म करोगे तो ये अपघटित हो जाते हैं, और मरकरी से ऊपर रखे धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने पर ये अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में लक्षण नंबर 2 को नोट कर लें। इसके बाद मैं यहाँ एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। मैंने जो पॉइंट बताया है उस पॉइंट में मैंने बताया मरकरी और इससे नीचे रखे, तो इसमें मरकरी Hg
Hg है और इससे नीचे वाले जो धातु है वो Ag है। तो इन दोनों के ऑक्साइडों को यदि आप गर्म करेंगे तो ये अपघटित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और कैसे टूटेंगे देखिए ध्यान से, जब मैं इसको अपघटित करूंगा तो किस में टूटे बताइए, ये Hg बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा, O बनेगा। लेकिन Hg तो धातु है, Hg तो धातु है, ये धातु के रूप में अलग हो जाएगा, बट ये ऑक्सीजन जो है वो परमाणु के रूप में अलग नहीं हो सकता है। तो ये किस में अलग होगा, ये अणु के रूप में अलग होगा। तो बताइए यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ O2 के रूप में ये अलग होगा, यानी गैस के रूप में अलग होगा। तो मुझे बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ अगर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद अगर यहाँ मैं 2 का गुणा करूंगा तो यह बताइए ऑक्सीजन तो 2 क्लियर हो गया, इसके बाद Hg जो है वो कितने हो गए, 2 हो गए हैं। तो यहाँ भी मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका बैलेंसिंग हो जाएगा। अब मुझे इसको अपघटित कराना है तो बताइए, ये बताइए किस में टूटेगा, 2Ag। अगर मैं यहाँ 2Ag, Ag2 है तो 2Ag कर दिया और मैं O2 को निकालूंगा तो बोलिए Ag तो 2 है, हो गया। O2 कितने हैं, यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो यहाँ मैं 2 का अगर गुणा करूंगा तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का जब गुणा करूंगा तो ऑक्सीजन 2 हो गए, क्लियर हो गया। लेकिन Ag 2 दूनी 4 हो गए। तो बताइए यहाँ Ag कितने होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला आप सुनिए ध्यान से, इसमें ये जो है मरकरी और Ag, ये दोनों धातु जो हैं ये मरकरी से नीचे रखिए Ag, ठीक है। तो ये दोनों धातुओं के ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो ये अपघटित हो जाएंगे। लेकिन Mg और Zn, ये कौन धातु है, Mg और Zn, ये दोनों धातुएं जो है वो मरकरी से ऊपर रखी हैं, किसमें, ECS श्रेणी में। ये Mg और Zn धातुएं हैं, ये दोनों धातुएं कहाँ हैं, मरकरी से ऊपर रखी हैं, किस श्रेणी में, ECS श्रेणी में। जाइए आप देखिए जाके, ठीक है। तो इन दोनों के जो ऑक्साइड हैं, इन दोनों के जो ऑक्साइड हैं, इनको जब हम गर्म करेंगे तो ये अपघटित नहीं होंगे। तो जब अपघटित नहीं होंगे सीधी बात है क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, ठीक। यहाँ भी नो रिएक्शन। बात समझ में आया, ध्यान से इसको ध्यान सुनिए अच्छे तरीके से, एक बार दोबारा सुन लीजिए। मरकरी और मरकरी से नीचे वाली धातुओं के ऑक्साइड तो गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं, बट मरकरी और मरकरी से ऊपर वाले जो धातुओं के ऑक्साइड हैं उनको आप गर्म करोगे तो वो अपघटित नहीं होंगे। तो मैंने इसको एग्जाम्पल द्वारा समझा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इन एग्जाम्पलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट लक्षण की तरफ। अब इसका लक्षण नंबर 3 आप डाल लीजिए। इसको क्या लिखना है सुनिए, ECS श्रेणी में यदि आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो अपचायक क्षमता घटती है और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। तो आप लोग नंबर 3 में लिख लीजिए, ECS श्रेणी में, ECS श्रेणी ना लिख लीजिए, ECS में, ठीक है। ECS में क्या होगा बताइए, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ECS में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होगा, अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता क्या होती है, घटती है, जबकि ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। अब इसका पॉइंट नंबर 4 क्या है सुनिए ध्यान से। पॉइंट नंबर 4 जो है कि ECS श्रेणी में जो क्रियाशीलता का क्रम है वो ऊपर से नीचे की ओर आने पर कम होता है। तो लिख लीजिए, ECS में धातुओं की क्रियाशीलता थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, कहीं लिखने में यदि गलती हो जाए तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग देखकर लिखना बोर्ड पर, ठीक है। ECS में धातुओं की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर घटती जाती है। ECS में धातुओं की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर घटती जाती है। अगला पॉइंट नंबर 5 गुण में क्या है सुनिए ध्यान से, आप लोग लिख लेना।
ईसीएस श्रेणी में, ईसीएस में, ठीक है, ईसीएस अगर कह दे रहे हैं तो ईसीएस श्रेणी इसमें पूरी आ जाती है। तो जल्दी जल्दी में ईसीएस के साथ में ईसीएस श्रेणी निकल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, तो आप लोग समझ लेना कि ईसीएस का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही होता है, ठीक है। तो ईसीएस में क्या होता है कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर धन विद्युतीय लक्षण का मान घटता जाता है। जो धन विद्युतीय क्रियाशीलता होती है, लक्षण होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर आने पर कैसा होता रहता है, घटता जाता है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेना। तो इसके गुण कितने हो जाएंगे, 5 इसके गुण हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ईसीएस श्रेणी के उपयोग, ठीक है। देखो फिर श्रेणी निकल गया मुख से, हैं, ईसीएस के उपयोग। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में लगा लीजिए ईसीएस के उपयोग। तो ईसीएस के उपयोग आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, यूज ऑफ ईसीएस, विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग में नंबर 1 क्या लिखेंगे आप, सुनिए ध्यान से, विस्थापन अपक्रिया ज्ञात करने में, विस्थापन अभिक्रिया ज्ञात करने में, ठीक, ज्ञात करने में। नंबर 2 जो है धन विद्युतीय लक्षण, धन विद्युतीय लक्षण ज्ञात करने में, ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। अंग लिखते नहीं है, ठीक, लिख लेना आप लोग, है ना। विस्थापन अपक्रिया ज्ञात करने में, धन विद्युतीय लक्षण ज्ञात करने में। नंबर 3 है अपचायक क्षमता ज्ञात करने में, अपचायक क्षमता ज्ञात करने में, ठीक। नंबर 4 हो जाएगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्षमता ज्ञात करने में। इसके बाद में नंबर 5 जो इसका हो जाएगा क्रियाशीलता, क्रियाशीलता ज्ञात करने में, ज्ञात करने में, ठीक है। तो इसके जो उपयोग हैं वो मैंने 5 पॉइंट लिखा दिया है, इतने काफ़ी हैं। विस्थापन अपक्रिया ज्ञात करने में, धन विद्युतीय लक्षण ज्ञात करने में, अपचायक क्षमता ज्ञात करने में, ऑक्सीकारक क्षमता ज्ञात करने में, क्रियाशीलता ज्ञात करने में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण और उपयोग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली में अध्ययन करा दिया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली में अध्ययन करा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ में। तो आप सभी लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और धमाकेदार अपनी तैयारी करते रहिए यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि पेपर आपके फरवरी में लगे हुए हैं और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप सुबह शाम अपनी स्टडी को जारी रखिए, जिससे कि आपको क्विकली रिवीजन करने में बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार ट्रिक के साथ। जय हिंद।